नमस्कार। मुक्तिपथ फेसबुक सजीव पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश रघुवंशी आज हमारा समय हमारी कविता पर कुछ वक्तव्य दूंगी एक, और अपनी कुछ कविताएं सुनाऊंगी, कुछ कविताएं संग्रह से और कुछ नई कविताएं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं नीलेश रघुवंशी हूं। गंज वासुदा मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। भोपाल में रहती हूं। अब तक मेरे 4 कविता संग्रह घर निकासी, पानी का स्वाद, अंतिम पंक्ति में, खिड़की खुलने के बाद और कवि ने कहा एक चयनित कविताओं का संग्रह किताब घर प्रकाशन से प्रकाशित है। एक उपन्यास एक कस्बे के नोट्स राजकमल प्रकाशन से 2012 में प्रकाशित है, जिसका कि अंग्रेजी में अनुवाद दीपाजन सिंह ने किया है और उसकी भूमिका वसुधा डालमिया ने लिखी है। द गर्ल विथ क्वेश्चनिंग आइज परमानेंट ब्लैक द्वारा प्रकाशित है। इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए नाट्य रूपांतर कुछ कहानियों के और कुछ नाटकों के, कुछ उपन्यास के और कुछ किताबों के नाट्य रूपांतर किए हैं, जिनका कि कई बार मंचन हो चुका है। इसके अलावा मैंने कुछ छोटे लेख वगैरह लिखे हैं, टेलीफिल्मों में स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है। कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले मैं मुक्तिपथ समूह का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज का मंच मुझे दिया है। और शांति नायर जी का लेख आप सभी मित्रों ने, शांति नायर और प्रगति मिश्रा ने मेरी कविताओं पर बहुत अच्छे लेख लिखे हैं और ये लेख मुक्तिपथ फेसबुक पेज पर हैं। शांति नायर जी का लेख है कविता के फलक पर समय के सत्य, और प्रगति मिश्रा का अंधेरे में अंधेरे से लड़ाई। तो बहुत हृदय से आभार शांति जी का और प्रगति जी का, जिन्होंने इतने अच्छे लेख लिखे। उनके लेख पढ़कर मेरी भी कविता की समझ विकसित हुई कि मुझे भी किस दिशा में जाना है। इसी के साथ अंकिता चौधरी ने सड़क कविता का वीडियो बनाया है, जैसे कि अभी मित्रों ने देखा होगा। तो अंकिता का भी बहुत बहुत आभार, और उन सभी साथी कलाकारों का आभार जिन्होंने कविताओं के इतने सुंदर पोस्टर बनाए। और आप सभी लोगों ने वो पोस्टर देखे होंगे, और लेख भी जिन साथियों ने ना पढ़े हों वो मुक्तिपथ फेसबुक पेज पर जाकर उन पेज को और उन कविताओं के पोस्टर्स को देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी कविताओं का पाठ शुरू करने से पहले हमारा समय हमारी कविताओं पर कुछ बातें कहना चाहती हूँ। हमारा समय हमारी कविता। हमारे समय में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वह है मनुष्यता को बचाए रख सकना। समय इतना विकट है कि बार बार खुद को मांझना होता है, परखना होता है कि भीतर ही भीतर कहीं मनुष्यता चुक तो नहीं रही है। चीज़ें पहले भीतर चुकती हैं, बहुत बाद में जाकर वे बाहर आती हैं। जीवन और समाज के साथ साथ एक कवि, एक लेखक के रूप में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को बनाए और बचाए रखना भी कम संकट से भरा नहीं है हमारे इस समय में। इधर के वर्षों में बहुत तेजी से चीज़ें घटित हो रही हैं, बहुत शोर है। इतनी तेजी से दृश्य बदलता है कि उसके सामने हम अबाक से खड़े रह जाते हैं। लगातार बढ़ते इस शोर में बेचैनी हताशा में बदलती है और कहीं बहुत गहरे से आवाज़ आती है, ये सब कुछ कैसे हो गया? ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्या कविता इसका सामना कर सकेगी, लड़ सकेगी, भिड़ सकेगी? कैसे मुकाबला करेगी इस सब का? वहीं दूसरी ओर मनुष्य के भीतर से भी कुछ छीज रहा है, खत्म हो रहा है। कविता उसको कैसे बचा सकेगी? उपयुक्त दोनों ही बातें या कहें कि काम कविता के दायरे में आते हैं। मुझ जैसे कई को बार बार यह एहसास होता है कि जितनी हिंसा इस समय चारों ओर व्याप्त है, क्या सच में समाज में इतनी हिंसा होनी चाहिए? इतनी घृणा, इतनी बेमनुष्यता। रोजमर्रा में बोलचाल की भाषा में चालाक काइया व्यक्ति के बारे में दो सहृदय कहते हैं कि नहीं नहीं, वो बहुत तेज है, बहुत चालाक है। इतना तेज और चालाक होने की आखिर जरूरत क्या है? इंसान को इतना चालाक और काइया नहीं होना चाहिए। ऐसा भी क्या छिना जा रहा है भाई, जो तुम मक्कारी के सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए हो, बिना वजह ही जीवन को मिट्टी बनाए जा रहे हो। तो हमारे इस समय में कविता या कहें कि साहित्य पर कई दोहरी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें कि मनुष्यता को बचाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और मनुष्य के मन में जो इतने सारे विकार उत्पन्न हो गए हैं उन्हें खत्म करना और उनके स्थान पर मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करना। साहित्य और कलाओं का यही काम है कि वे मनुष्य के भीतर जन्म ले रहे खूंखार जानवर को पैदा ही ना होने दें। फिर भी
अगर ऐसा हो रहा है तो उसे रिप्लेस करें। कविता और साहित्य का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, स्थानापन्न नहीं है, प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि वह बुराई को रिप्लेस करती है अच्छाई से। यही उसका मूल उत्स है। आखिरकार लेखन एक चेतस प्रक्रिया है, वह कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है जिसे कोई भी अपनी मन मर्जी से संचालित कर सके, अपनी मर्जी से हाँक सके। जिस तरह जीवन का कोई प्रतिस्थापन नहीं है, उसी तरह साहित्य और कलाओं का भी कोई प्रतिस्थापन नहीं है। विगत कई महीनों से सोशल मीडिया में संवाद, परिसंवाद, कविता पाठ, कहानी आदि कार्यक्रमों का आयोजन प्रसारण जारी है। बदलते समय के संदर्भ में कविता की रेंज, उसकी व्यापकता को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे कविता की पहुंच बढ़े, एक व्यापक जनसमूह तक उसकी पैठ हो, संवाद का रिश्ता कायम हो। कई माध्यमों के इस दौर में कौन सा माध्यम सबसे कारगर, उपयोगी और सशक्त होगा, जो कि कविता, पाठक, श्रोता और दर्शक के बीच पुल का काम करेगा। ये बहस का कम, चिंतन मनन का विषय ज़्यादा है। काश हम एक ऐसे पुल का निर्माण कर सकें जिस पर चलकर कविता जन जन तक पहुंच सके। यूँ तो हर समय में ही कविता की पहुंच के दायरे को बढ़ना चाहिए, लेकिन इस समय इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कविता को व्यापक जनसमूह से जुड़ना ही चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी, सुनी, गुनी और देखी जा सके। कई उम्मीदों और संघर्षों से भरे इस समय में यह भी एक संघर्ष और उम्मीद है। आखिरकार वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी क्रांति के इस दौर में ये चाह बेमानी तो कतई नहीं है। बस एक बात की व्यापक जनसमूह तक कविता के पहुंचने की चाह में आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि आखिर इस सब के पीछे उद्देश्य क्या है। वरना मुक्तिबोध एकदम सामने खड़े होकर आंख में आंख डालकर पूछ बैठेंगे कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। ऐसा मेरा सोचना है। सबके सोचने और महसूस करने की अपनी अपनी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के अपने परिणाम होते हैं, सुखद और दुखद दोनों ही। हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि सूचना क्रांति के, सोशल मीडिया के इस दौर में कविता और साहित्य को व्यापक जन समूह तक पहुंचाने के माध्यम के साथ जो भी माध्यम हम चुनेंगे, कवि और कविता की आत्मा बची रहे। क्योंकि यह जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी। जरूरत को कभी भी लालच का रूप नहीं धरने देना चाहिए। प्यार और व्यापार दो अलग चीज़ें हैं। दिक्कत तब पैदा होती है जब हम व्यापार को प्यार का जामा पहनाते हैं। ये बहुत महीन कारगुजारी है, समय बहुत विकराल है। हर एंगल पर आपको बुराई और बुरे से भिड़ना है, कभी एकदम खुले तौर पर तो कभी बहुत महीनता के साथ। दृश्य पैना है तो उसे देखने के लिए आँख में पैनापन लाना ही होगा। हमारा समय और हमारी कविता। तो मित्रों, मैं अब कविता पाठ शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले अपने पहले संग्रह से कुछ कविताएं सुनाती हूँ आपको, घर निकासी कविता संग्रह से। यह कविता संग्रह 1997 में किताब घर प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। कविता का शीर्षक है कविता लिखने वाली लड़की। जब कभी कविता लिखती है लड़की, कहा जाता है सीखो मशीन चलाना। जब कभी कविता लिखती है लड़की, कहा जाता है सीखो मशीन चलाना। सिलो कपड़े, बुनो स्वेटर, मत बुनो शब्द, मत बनो कवि, ये सब फिजूल खर्ची है वक्त की। रहो लड़कियों की तरह, मत घूमो सड़कों पर, मत लो बहसों में हिस्सा। सीखो पहले घर के सारे कामकाज, और इन सब से बच जाए समय तो कर लेना कविता बविता भी। ओ मारीना श्वेता एवा, ओ मारीना श्वेता एवा, क्या तुमसे भी कहा गया बार बार रहो लड़कियों की तरह? क्या तुमने भी सिले कपड़े, बनाए स्वेटर, या सड़कों पर टहलती देखती रही आसमान? सहे होंगे तुमने ताने, किया होगा तुम्हें भी परेशान, फिर भी तुम झांकती रही होगी खिड़की से। ओ मारीना तुम्हारी तरह मैं भी बनूंगी कभी, ओ मारीना तुम्हारी तरह मैं भी बनूंगी कभी। मशीन पर सिलते हुए कपड़े सिलूंगी कविता, बुनते हुए स्वेटर बुनूंगी शब्द।
खुले आसमान के नीचे बैठकर करूंगी बातें तुम्हारी कविताओं पर। कविता का शीर्षक है संतान सातें। माँ परिक्रमा कर रही होगी पेड़ की, हम परिक्रमा कर रहे हैं पराए शहर की, जहाँ हमारी इच्छाएं दबती ही जा रही हैं। 7 पुए और 7 पूड़ियाँ थाल में सजाकर रखी होंगी 9 चूड़ियाँ, 8 बहन और 1 भाई की खुशहाली और लंबी आयु, पेड़ की परिक्रमा करते कभी नहीं थके माँ के पाँव। माँ नहीं समझ सकी कभी, माँ नहीं समझ सकी कभी, जब मांग रही होती है वह दुआ, हम सब थक चुके होते हैं जीवन से। माँ के थाल में सजी होंगी 7 पूड़ियाँ और 7 पुए, पूजा में बेखबर माँ नहीं जानती उसकी 2 बेटियाँ पराए शहर में भूखी होंगी। सबसे छोटी और लाडली बेटी जिसके नाम की पूड़ी इठला रही होगी माँ के थाल में, पूड़ी खाने की इच्छा को दबा रही होती है। टेलीफोन पर पिता की आवाज। टेलीफोन पर थरथराती है पिता की आवाज, दिए की लौ की तरह कांपती सी। टेलीफोन पर थरथराती है पिता की आवाज, दिए की लौ की तरह कांपती सी, दूर से आती हुई छिपाए बेचैनी और दुख। टेलीफोन के तार से गुजरती हुई कोसती खींचती इस आधुनिक उपकरण पर तारों की तरह टिमटिमाती टूटती जुड़ती सी आवाज। कितना सुखद पिता को सुनना टेलीफोन पर, पहले पहल कैसे पकड़ा होगा पिता ने टेलीफोन। कड़कती बिजली सी पिता की आवाज, कैसी सहमी सहमी सी टेलीफोन पर, बनते बिगड़ते बुलबुलों की तरह आवाज पिता की भर्राई हुई। पकड़े रहे होंगे टेलीफोन देर तक, अपने ही बच्चों से दूर से बातें करते पिता। कविता बिना टिकट यात्रा करती लड़की। बिना टिकट यात्रा करती लड़की, होते हुए सबके साथ भी सबसे बचाती है अपने को, किसी से भी आंखें नहीं मिलाती बिना टिकट यात्रा करती लड़की। बिना टिकट यात्रा करती लड़की, होते हुए सबके साथ भी सबसे बचाती है अपने को, किसी से भी आंखें नहीं मिलाती बिना टिकट यात्रा करती लड़की। छिपाती है अपनी घबराहट, जेब में हाथ डाल चुपचाप टटोलती है रुपये, टिकट चेकर को देख मुस्कुराती है, पास आता है टिकट चेकर तो खिड़की से बाहर झांकने लगती है बिना टिकट यात्रा करती लड़की। राहत की सांस लेती है बिना टिकट यात्रा करती लड़की, पेड़ पहाड़ और आसमान भी तो हैं उसी की तरह बिना टिकट ही यात्रा करती हैं चिड़िया सारे आसमान में। 25 रुपये का टिकट लो, इस महंगाई और बेरोजगारी के दिनों में अखरता है कितना। इन 25 रुपयों में ले जा सकती है फल पिता के लिए, खरीद सकती है एक जरूरी किताब अपनी छोटी बहन के लिए। बोगी में बैठे लोग बतियाते हैं, चेहरा बता देता है साहब कौन चल रहा है बिना टिकट। मन ही मन हंसती है और हंसी को छिपाती है बिना टिकट यात्रा करती लड़की। पकड़े जाने की आशंका से अंदर ही अंदर सिहर जाती है बिना टिकट यात्रा करती लड़की। चौसर जो खेलते हैं चौसर। उम्र की दहलीज को पार कर जमाने भर के अनुभवों को अपने में समेटे भरी दोपहरी में खेल रहे हैं चौसर। उम्र की दहलीज को पार कर जमाने भर के अनुभवों को अपने में समेटे भरी दोपहरी में खेल रहे हैं चौसर। जमाने से बेखबर लेकिन गोटियों को फिट करते जमाने की चाल से, गई दारी गई कहते चमकते हैं बूढ़े चेहरे, साथ में बोलता है चबूतरा मार साली को। पूरे पड़ोस के जमावड़े के साथ खेल शुरू, तैयार सैनिक जैसे कमर कसकर, कुछ इतने गंभीर बदल देंगे जैसे गोटियों से जमाने की चाल, कुछ इतने मस्त जैसे जमाना उनकी गोटी में। बाजी पर बाजी साथ में फिक्रे हंसी ठाके, ये लो 12 गई पीली अब,
चिल्लाते हैं बच्चे, ये लो दादा लाल भी, देदारी को खुशी में झूमते हैं बूढ़े चेहरे। ये कैसा खेल रंग है जिसमें इंद्रधनुषी, हार और जीत के दांव पर पार कर दी जिसने दोपहर, खेल के खत्म होने तक दिखाया शाम को डंडा। जीत भी अजीब दिलचस्प चीज है, जीत भी अजीब दिलचस्प चीज है, खेल हो या युद्ध, बाजी मारने से नहीं चूकती। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए घनघोर बारिश सा, मुझे प्रेम चाहिए घनघोर बारिश सा, कड़कती धूप में घनी छांव सा, ठिठुरती ठंड में अलाव सा प्रेम चाहिए मुझे। उगाए पौधों और लबालब नदियों सा, दूर तक फैली दूब, उस पर छाई ओस की बूंदों सा, काले बादलों में छिपा चांद, सूरज की पहली किरण सा प्रेम चाहिए। खिला खिला लाल गुलाब सा, कुनमुनाती हंसी सा, अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी सा प्रेम चाहिए। अनजाना, अनचीना, अनबोला सा, पहली नज़र सा प्रेम चाहिए मुझे। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से मंजिल तक पहुंचाता प्रेम चाहिए मुझे। मुझे प्रेम चाहिए, सारी दुनिया रहती हो जिसमें प्रेम चाहिए मुझे। देखिए ढाबा सीरीज है जिसमें कि 8 कविताएं हैं, चाहे तो इसे लंबी कविता भी कह सकते हैं, लेकिन मैं संग्रह में ढाबा 8 कविताएं हैं, तो मैं इसकी पहली और आखिरी कविता सुना रही हूँ। ढाबा 1। मोटरों के शोर और बैलगाड़ियों की धीमी रफ्तार के बीच था ढाबा। सड़क किनारे लगा हैंडपंप, आसपास जिसके घूमती रहती गायें, खड़े रहते किनारे हाथ ठेले और रिक्शे, टूटी फूटी बेंचें जिन पर बैठ बतियाते मंडी से आए थके हारे लोग, दूर से ही मोटर ट्रक ड्राइवर जाने अनजाने करते तय रुकेंगे अगले ढाबे पर। होता था ढाबा थोड़ी देर के लिए उनका घर, खाते खाते याद करते हुए अपना आंगन। कभी कभार भूले भटके आते ऐसे भी लोग, अपरिचित होते हैं जो ढाबे से, फिर भी ढाबा उनके मन में कुछ कुरेदता, ले जाते हुए अपने साथ कुछ स्मृतियां जो शामिल होती उनके अच्छे दिनों में। ढाबे पर सिकती रोटियों की महक और तपेले से उठती सब्जी की भाप से चलती थी हमारी सांसें। बने इसी भाप से बच्चों के खिलौने, तपते थे आग में हमारे चेहरे, थकते थे पांवों के साथ साथ कंधे पानी से भरे बर्तनों के बोझ से। हमारे थके चेहरे देख पिघलती थी माँ की आंखें, सिहरता था कहीं अंदर ही अंदर ढाबा, रहता हरदम साथ हमारी कहानी किस्सों के संग, बदलता भय अपना रूप। उदास होता हम में से कोई एक, ढाबा रहता बेताब करने उदासी को दूर। आधी रात को ढाबा बंद कर पहुंचते थे हम घर, ससुराल से आई बहनें रहती थीं प्रतीक्षा में, कुछ सोते कुछ जागते। रात जब निकल चुकी होती आधी, चाय पीते हुए पिता सुनते किस्से बहनों की ससुराल के। बहनों के सुखी चेहरे देख बढ़ता पिता के चेहरे का ताप, जो सोया हुआ होता जगाते उसे, कहता भाई अपने सुख दुख, करते सब मिलकर हंसी ठिठोली। हम सबके साथ कहीं किनारे खड़ा रहता ढाबा प्रतीक्षा में, बहनें करती हैं कितना याद उसे अपनी ससुराल में। ढाबे में बसे थे हम सब में बसा था ढाबा। ढाबे से थोड़ी दूर था घर, ढाबे और घर के बीच का फासला करते थे हम पार लगभग दौड़ते हुए। कविता का शीर्षक है हत्यारे। आएंगे हत्यारे और गायब हो जाएंगे पल भर में जुगनू की तरह हंसते गाते दिन। आएंगे हत्यारे और गायब हो जाएंगे पल भर में जुगनू की तरह हंसते गाते दिन। चेहरे खुले होंगे हत्यारों के, नहीं होंगे नकाब। तलाशेंगे बच्चे उनमें परिचित चेहरा, औरतें करेंगी कुछ याद करने की कोशिश, पर पहचाने नहीं जाएंगे हत्यारे। हत्यारे सिर्फ हत्यारे होंगे। हत्यारों का निशाना होंगे अब खुले मैदान और फूलों से भरे बगीचे, ले जाएंगे वे अपने साथ त्योहारों से भरे दिन। होते हैं हत्यारे फ्राक में, नई नई इच्छाओं नए नए स्वप्नों के। एक दिन सारे उत्सव और त्यौहार होंगे हत्यारों की झोली में।
बहुत छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है बार बार। एक बार घर के टूट जाने से तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। एक बार घर के टूट जाने से तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। चिड़ियों की तरह बनाएंगे हम घर बार बार। कविता का शीर्षक उदासी। एक ही बात दोहराती हूँ बार बार, मैं उदास, बहुत उदास हूँ। बार बार दोहराने से बेहतर है बदल देना चाहिए उदासी को उजाले में। चाय की पत्ती की तरह बदल देना चाहिए उदासी को स्वाद में। घुल जाने देना चाहिए शक्कर के दानों की तरह। पोंछे की तरह रगड़ देना चाहिए उदासी को। चमकने देना चाहिए मन को उजले फर्श की तरह। उदासी को बदल देना चाहिए साबुन में। उदासी उदासी उदासी, बस बहुत हो गई उदासी। पुराने पड़ गए कपड़ों की तरह उदासी को बेचकर नए चमचमाते बर्तन खरीद लेने चाहिए। छोटी सी कविता है सुंदरियों। मत आया करो तुम सम्मान समारोह में, तस्तरी शाल और श्रीफल लेकर। दीप प्रज्वलन के समय मत खड़ी रहा करो माचिस और दियाबाती के संग। मंच पर खड़े होकर मत बांचा करो अभिनंदन पत्र। उपस्थिति को अपनी सिर्फ मोहक और दर्शनीय मत बनने दिया करो। मत आया करो तुम सम्मान समारोह में, तस्तरी शाल और श्रीफल लेकर। दीप प्रज्वलन के समय मत खड़ी रहा करो माचिस और दियाबाती के संग। मंच पर खड़े होकर मत बांचा करो अभिनंदन पत्र। उपस्थिति को अपनी सिर्फ मोहक और दर्शनीय मत बनने दिया करो। सुंदरियों, तुम ऐसा करके तो देखो, बदल जाएगी ये दुनिया सारी। नई सदी। आतंक और बर्बरता से शुरू हुई नई सदी, धार्मिक उन्माद और बर्बर हमले बने पहचान 21वीं सदी के। आतंक और बर्बरता से शुरू हुई नई सदी, धार्मिक उन्माद और बर्बर हमले बने पहचान 21वीं सदी के। बदा था 21वीं सदी की किस्मत में, मरते जाना हर दिन बेगुनाह लोगों का। हजार वर्षों पीछे ढकेलने का षड्यंत्र आखिर किया किसने? किसने किसने ढकेला जीवन के बुनियादी हकों को हाशिए पर? फिर से रिपीट करती हूँ। नई सदी। आतंक और बर्बरता से शुरू हुई नई सदी, धार्मिक उन्माद और बर्बर हमले बने पहचान 21वीं सदी के। बदा था 21वीं सदी की किस्मत में, मरते जाना हर दिन बेगुनाह लोगों का। हजार वर्षों पीछे ढकेलने का षड्यंत्र आखिर किया किसने? किसने किसने ढकेला जीवन के बुनियादी हकों को हाशिए पर? क्या सचमुच 21वीं सदी उन्माद और युद्धोन्माद की सदी होगी, या होगी उजड़ते संसार में एक हरी पत्ती की तरह? विज्ञापन में किसान कविता का पोस्टर बना है, बहुत सुंदर, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो मैं वो कविता नहीं सुना रही हूँ, उसकी जगह मैं कोई दूसरी नई कविता सुनाती। कभी ना शामिल हो। अपराध बोध और शर्म से झुकते चले जा रहे हैं कंधे। आकाश समेत सारी धरती को ले लिया चपेट में आतताइयों ने। झुंड के झुंड हवा में लाठियां त्रिशूल भांजते, जय घोष से उनकी कांपती धरती। शांति की अपील और जलती मोमबत्ती लिए सद्भाव शांति यात्रा निकल रही है। मुश्किल से 150 लोग भी नहीं इस यात्रा में। अपने 2 बरस के बेटे का हाथ पकड़ होती हूँ शामिल शांति यात्रा में। पकड़ाती हूँ नन्हे हाथ में तख्ती शांति अपील की।
करती हूँ प्रार्थना, कभी ना शामिल हो मेरा बेटा उन्मादी भीड़ में। ये पानी का स्वाद कविता संग्रह में पहली रुलाई तक की डायरी सीरीज से 21 कविताएं हैं, तो मैं इसकी पहली और आखिरी कविताएं सुना रही हूँ। ये प्रेगनेंसी पीरियड पर डायरी फॉर्म में लिखी गई कविताएं हैं। वही बात, इन्हें लंबी कविताएं एक लंबी कविता भी कह सकते हैं और अलग अलग भी इनको पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हर महीने, हर मोमेंट, हर पल को पकड़ने की कोशिश इन कविताओं में है कि माँ और गर्भ में जो पल रहा शिशु है इसके बीच में संवाद है इसमें। पहला दिन 11 अगस्त बुधवार। 11 अगस्त 1999 दिन बुधवार, सूर्य ग्रहण है आज। कई बार कहा जा रहा है मुझसे शादी के बाद बचना चाहिए सूर्य ग्रहण से। दिन भर की भूखी फिर भी खाने की इच्छा जैसे मरी हुई, सूर्य ग्रहण के पहले ही घर आ गई मैं और मुझे जोर से संतरे खाने की इच्छा हुई। रोमांच और खुशी से भीग रही हूँ मैं, डर क्यों रही हूँ इतना? कल डॉक्टर के यहाँ जाने पर ही मालूम होगा किसने खाए संतरे। और इस सीरीज की आखिरी कविता, छिपे रहो भीतर ही। 1 अप्रैल शनिवार 2000 आधी रात। कुछ हो रहा है मुझे, शायद तुम अब आने वाले हो। सारी दुनिया के बच्चे सबके सो जाने के बाद ही क्यों सोचते हैं आने के बारे में? मेरे एकदम पास तुम्हारे पापा सोए हुए हैं। क्या उन्हें जगाकर बता देना चाहिए कि तुम आने वाले हो? बहुत गहरी नींद में है वो, अभी उनमें एक नन्हा मुन्ना दिख रहा है। परी नन्ही सी या नन्हा सा राजकुमार, फिर वही बात, पूरे 9 महीने एक ही बात। तुम हो कौन? सुंदर रहस्य। दर्द बढ़ता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। तुम्हारे जन्म से पहले का दर्द है या यूं ही बस महीने जैसा दर्द हो रहा है? तुम क्यों उत्पात मचा रहे हो? दर्द के साथ साथ जान निकली जा रही है मेरी। ओह श्रीराज, दबी घुटी चीख निकल ही गई। अरे रे रे, श्रीराज तो पसीने पसीने हो रहे हैं। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। बिजली कड़के, इससे पहले ही छुप जाते हैं हम दोनों। छिपे रहो तुम भी भीतर ही। दिए की लौ की तरह जलते बुझते टिमटिमाते दर्द हो रहे हैं। ये दर्द हैं या जान लेने का सुंदर सजीव तरीका। अस्पताल पहुंची गई मैं, आसपास मेरे डॉक्टर्स और नर्स। रात 12:30 से शुरू हुई ये यात्रा शाम के 5 बजे तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये तो नरक है नरक, ये तो नरक है नरक। जन्म देना एक यातना से गुजरना है। ये क्या दे रहे हो तुम अपनी माँ को? आंखें मुंदी जा रही हैं अब। एक एक कर मेरे आसपास जो मेरे अपने थे कमरे में रह गए। डॉक्टर्स और नर्सों के साथ लेबर रूम में जा रही हूँ मैं। प्रसव पीड़ा को कोई और नाम देना चाहिए। ये तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ से मुझे लग रहा है तुम नन्हे से बदमाश राजकुमार हो। इतनी ज़ोर से क्यों रो रहे हो बेटे? अप्रैल फूल बनाया तुमने। दिन शनिवार, शाम 6:49। ठीक इसी समय तो शाम आती है अपने घर की छत पर। मुस्कुरा रही होगी शाम और सूरज सुस्ता रहा होगा मेरी तरह। एक कविता है, दांत की खिड़की। बारिश से पहले बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली के चमकने सा मुस्कुराता चेहरा सहेली का। तिस पर पहचाना पहचाना भरी बारिश में छपक छपक की आवाज़। हाँ याद आया अपने एक बार कहते सिर खुजलाना। पीठ पर पड़ती धौल तुम क्यों पहचानोगी भैया? झमाझम बारिश में बिना छतरी के भीग भीग जाना। गलमहिया डाल सहेली करो याद की रट लगाए। घूमते हैं आंखों के आगे हजारों हजार चेहरे, अटता नहीं जिनमें चेहरा सहेली का। चमकी बिजली जोर से स्कूल के दिनों में शर्मा कर हंसती थी जब सहेली झिलमिलाती थी उसके दांतों के बीच की जगह, जिसे हम सब दांत की खिड़की कहे चिढ़ाते खूब।
वो याद आया मेरी प्यारी दांत की खिड़की, कहे झूमती हूँ सहेली से, हटो दूर दूर हटो, इतनी देर बाद पहचानी। भरी बरसात में जोर से चमकती है बिजली, दूर उड़ती जाती छतरी की तरह, रुकती नहीं हमारी हंसी। स्त्री की नींद। एक छोटे से डाक खाने में वो स्त्री अपनी सीट पर इतनी उदास, इतनी अकेली, समय उसके आसपास नहीं होता, ऊँघते और झपकियाँ लेते एक ही गलती को दोहराती है बार बार कंप्यूटर पर। काउंटर पर ठक ठक की आवाज़ नींद और आलस से बाहर लाती है उसे। वह लिफाफे की इबारत और भेजने वाले के हाथों के कंपन से होती है कोसों दूर। नींद से भरी हुई इस स्त्री को देख दफ्तर के लोग पीटते हैं सिर, कोसते हैं अपने बीच उसके होने को। घर और दफ्तर के कभी ना खत्म होने वाले कामों के बीच स्त्री की नींद कसमसाती है। हाय दैया। एक सुंदर ड्राइंग रूम के एक कोने में खड़ी है एक स्त्री मुस्कुराती सी। एक सुंदर ड्राइंग रूम के एक कोने में खड़ी है एक स्त्री मुस्कुराती सी, कजरारी आंखों के संग भौं को टेढ़ा किए, माथे पर लाल टीका, उसके नीचे और ऊपर 4 छोटी छोटी बिंदी, ओंठों पर लाली, ठोड़ी पर 7 टिकुली, काली धोती के संग चटक हरे रंग का पोलका, हाथों में गिलट के कड़े और बाजूबंद, गले में हंसली बजट्टी, माथे पर गिलट की बेड़ी लगाए, कमर में करधोनी और पाँव में आयलें, संग में आवड़ा कड़ा भी। स्त्री के सिर पर टोकरी, टोकरी में फल हैं चमकदार और रंगीन। सचमुच की फल बेचने वाली अगर इसे देख ले तो हंसेगी कितना। हाय दैया करते हो जाएगी लोटपोट। अगर फलों की टोकरी लिए खड़ी हो जाए कोने में तो क्या लगेगी वह भी इतनी लुभावनी और इतनी ही सुंदर। धत धत झटक देगी सर को और कहेगी इसको बनाने वाले की मति फिर गई है। चौराहे पर मुझ जैसी कई हर दिन सिर पर टोकरी लिए बेचती हैं फल, जो होते इतने गहने और सिंगार, तो काहे को भरी दोपहरी में हम अपना तन जलाते। आग लगे ससुरों की हंसी ठिठोली को, मूछों बरों की मूछें बर जाएं, हम ही को सजा लिए अपने घर में। हाय दैया। एक छोटी सी कविता खुट जाए इसी से मिलते जुलते। नए साल के आगमन पर पूछा गया सिंघाड़े बेचने वाली से, नए साल के बारे में क्या सोचा है तुमने। नए साल के आगमन पर पूछा गया सिंघाड़े बेचने वाली से, नए साल के बारे में क्या सोचा है तुमने। सिंघाड़े बेचती स्त्री ने कहा, नए साल में हम खुट जाएं। खुट जाएं मतलब? खुट जाएं मतलब खुट जाएं यानी हम मर जाएं। ही हा 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 ही। अरे 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 ऐसा नहीं कहते। हंसी ठसक से सिंघाड़े वाली मुश्किल से जबरिया हंसी को रोकती बोली, क्यों खुटने से डरते हो, हम तो रोज खुटते हैं। एक कविता है, कविता का शीर्षक है पंगत। तनी है कनातें चारों ओर, सींचा जा रहा है खेत पर पानी, 1000-1500 लोगों की पंगत, जी जान से जुटे हैं हलवाई, दोना और पत्तल के लगे हैं ढेर। खेत के एक कोने को छोड़ बिछ रही है सबूर बिछावन, चूल से निमंत्रण है सबका, किसी के यहाँ नहीं जलेगा चूल्हा, मृत्यु का महाभोज जो है आज। खेत के एक कोने में सबसे थोड़ा खिसक कर खुद के दोने, खुद की पत्तल और हाथ में लोटा लिए बैठे हैं वे सब एक साथ सिकुड़े हुए। उनके बैठते ही जो दूर बैठे खा रहे हैं, सिमटते हैं वे अपने में। कोने की पांत को परसैया परोस रहे हैं दूर दूर से, फटे चिथड़ों में सिमटे हुए बैठे हैं वे मृत्यु के महाभोज में। पत्तल में उनकी परोसी जा रही है खोवा भर भर कर नुक्ती, सेब थोड़ा कम सबके एवज में। इकट्ठे 15-20 पूरी, आलू की सब्जी और रायता इस तरह की दोने से ज़्यादा गिरता है ज़मीन पर। बाकी सब पातों में जाते हैं परसैया बार बार, किसी चीज़ की कमी ना पड़ जाए, और उनकी तरफ एक बार परोस कर देखते नहीं फिर पलट कर। यह खंडित महाभोज मृत्यु का हो या हो जन्म का, चल रहा है सदियों से, कहने को सारा गांव भोज में एक साथ है।
दूसरों ने खाया और मूछों पर ताव देकर डकारते हुए उठ खड़े हुए। इन्होंने खाया, खुद की पत्तलें समेटी और दूर से ही हाथ जोड़कर चल दिए। थोड़ा सिकुड़कर, थोड़ा सिमटकर डकार ली दूर जाकर, किया प्रणाम अन्न को, दोना पत्तल ने चढ़ाया मुंह, जल से भरे लोटे ने कहा मुंह फुलाकर, अपने संग संग तुमने उनने हमें भी अछूत बनाया। एक कविता मोतियाबिंद। तो क्या मरीजों को ले जाती एम्बुलेंस में अकेले बैठते माँ ने हम सब लोगों से अलग होने का फैसला कर लिया होगा। तो क्या मरीजों को ले जाती एम्बुलेंस में अकेले बैठते माँ ने हम सब लोगों से अलग होने का फैसला कर लिया होगा। कितने कांपते मन से लेटी होगी माँ ऑपरेशन टेबल पर, निगल लिया होगा उस समय खुद को, जब 9 बच्चे और पिता के होते कोई भी नहीं था पास उसके। सारा जीवन पिता सुख दुख में रहे माँ के साथ, और भाई वह तो माँ की उदासी को आने से पहले ही भांप लिया करता था। कल्ले पर रोटी बनाते अगर जल जाती कभी माँ की उंगली, थाली को परे खिसका एक टक देखता माँ को फूंकता रहता उंगली। लाख समझाने पर भी नहीं खाता था रोटी, फिर ये सब क्यों और कैसे हुआ। माँ की आंख का ऑपरेशन और हम बहनों को खबर भी नहीं। निःशुल्क अस्पताल में दाखिल किया माँ को, नियम में शामिल है जिसके मरीज को सौंपना और मिलने जुलने की सख्त मनाही। हम बहनें भी तो कैसी डूबी अपनी अपनी गृहस्थी में, अपने ही घर में मची उथल पुथल और पांव पसारते अभावों से रहे हम सबको सो दूर। एक हादसा बना माँ की आंख का ऑपरेशन हिला दिया जिसने सबको भीतर तक। माँ कभी भी अकेले हाट बाजार नहीं गई, किसी शादी ब्याह और नानी के यहाँ भी मामा के संग गई या गई हम में से किसी एक को लेकर जो माँ में दुबक कर चलता। ट्रेन में बैठना तो दूर, कई बरस तक माँ ने उसे देखा भी नहीं। जब पहली बार माँ ने ट्रेन को देखा तो ऐसा डरी कि वापस घर लौट आई। और अब जीवन में पहली बार घर से अकेले निकली भी तो कैसे निकली माँ। दिन रात अपने दोस्तों और घर परिवार से घिरी पहुंच जाती हूँ माँ की उम्र में, जर्जर बुढ़ापे से घिरी, आंख पर हरी पट्टी चढ़ाए, कोई नहीं आसपास। चिल्लाती हूँ जोर से, नींद में थामते हैं माँ के हाथ, देखती हूँ अपने हाथों को। देखती हूँ अपने हाथों को, जब जरूरत थी माँ को हमारी, हम सब बेफिक्र मस्त थे अपनी अपनी दुनिया में। कैसे जीवन भर सहेजती रही माँ भरा पूरा परिवार, सबको एक साथ उठते बैठते देख छल छलाती थी खुशी से। कोई कमी नहीं अब जीवन में, कहते एक ठसक से भर उठती थी माँ। हरी पट्टी खुलने के बाद माँ ने देखा वह सब कुछ जो नहीं चाहती थी देखना, जिन्हें देखना चाहती थी वे सब नहीं थे उस समय। क्या माँ की आंखों में बरहमेश अनुपस्थित रहेंगे हम सब। बहुत कम जगह निकली उन आंखों में माँ के लिए जिनमें काजल लगाया करती थी वो। ऑपरेशन के बाद माँ की आंख का जाला तो हट गया, लेकिन हमारी आंख का जाला क्या होगा उसका। क्या वह पीढ़ी दर पीढ़ी गहराता जाएगा। एक कविता है उदास गीत, निराला जी को समर्पित है कविता, निराला जी पर है। आधी रात को रोती है टिटेरी, आधी रात को रोती है टिटेरी, क्यों रोती है टिटेरी। क्या रोते हुए कहती है वह बार बार, सखी जाने कहाँ खो गया बसंत। फरवरी का महीना सखी बसंत, सखी ढूंढे नहीं मिलता बसंत। देखो रूठ कर कहीं बादलों के पार तो नहीं चला गया। ना मोर नाचता दिखता है, ना कोयल कूकती, पानी की आस में काँव काँव करता कोआ, घोंसला बनाने की जगह ढूंढती चिड़िया, कैसी अजीब सी हड़बड़ी में दिखती है देखो। जाओ बसंत जाओ, वरना तुम ही बताओ, पीला रंग अब तुम्हारा सूचक नहीं, पी लिया ज़्यादा लगता है। कह गए सारे अग्रज ऋतु बसंत की है मदमाती छलकाती, यौवन सौंदर्य प्रेम का। ढूंढती हूँ फूलों का संसार बुना जो अग्रज कवियों ने। टिकती है निगाह एक बड़े से गमले में प्लास्टिक के फूलों पर, बसंत यहाँ आया भी तो दिखा किसे। अब कैसे ना लिखूं मैं उदास गीत वो भी बसंत का उदास गीत। कविवर अपने जीवन के सारे बसंत गवा कर तुमने पाया बसंत को, सखी बसंत आया।
कितनी मुश्किल से पाई तुमने अपनी बोली बानी, उसमें रचा खुद को बुना ढाला काड़ा रुमाल पर क्रोशिये की तरह, गढ़ा जीवन को दुख को हरते सुख को पछाड़ा। हे महाकवि, हे महाकवि, हे ओघड़ कवि, हे सौंदर्य के संघर्ष प्रेमी कवि, जब भी तोड़ती हूँ खुद को दिखते हो तुम सूनी राह में वाहें फैलाए। अंधेरे में राह ना दिखाओ पिता तुल्य महाकवि, अंधेरे में राह न दिखाओ पिता तुल्य महाकवि। लिखने दो मुझे उदास गीत बसंत का, खोजने दो मुझे अपना खुद का बसंत। छोटी सी कविता पढ़ती हूँ। अंतिम पंक्ति में। स्कूल की बेंच पर अंतिम पंक्ति के अंतिम कोने में बैठा है वो। स्कूल की बेंच पर अंतिम पंक्ति के अंतिम कोने में बैठा है वो। क्यों बैठा है वो अंतिम पंक्ति में? क्या उसके स्वभाव में है अंतिम कोने पर दुबक कर बैठ जाना? कैसे ये संभव है वो चुने अपने लिए कोई पंक्ति, चाहे वो प्रथम हो या हो अंतिम? अब क्या वो हमेशा बैठेगा अंतिम पंक्ति में, या पूर्व निर्धारित होता है स्कूल में कि किसको बिठाना है अंतिम पंक्ति में? लेकिन बिजली के तार पर बैठी हैं बहुत सारी चिड़िया, बैठी हैं ऐसे कि कोई भी नहीं अंतिम। अब कुछ कविताएं मैं खिड़की खुलने के बाद कविता संग्रह से सुनाती हूँ। ये कविता संग्रह 2017 में आया है और इसके बाद कुछ नई कविताएं। साइकिल का रास्ता। साइकिल चलाते हुए जमीन पर रहते हुए भी जमीन से ऊपर उठी मैं। साइकिल चलाते हुए जमीन पर रहते हुए भी जमीन से ऊपर उठी मैं। अंधे मोड़ को काटा ऐसे कि रास्ता काटती बिल्ली भी रुक गई दम साथ कर। ढलान से ऐसे उतरी समूची दुनिया को छोड़ रही हूँ जैसे पीछे। चढ़ाई पर ऐसे चढ़ी कि पहाड़ों को पार कर पहुँचना है सपनों के टीलों तक। साइकिल चलाते ही जाना कितनी जल्दी पीछे छूट जाता है शहर। शहर को पार करते हुए जाना। नदी ना होती तो शहर की सांसें जाने कब की उखड़ गई होती। पहला पहिया ना होता तो कुछ करने की जीतने की जिद ना होती। खड़ी हूँ आज उसी सड़क पर बगल में साइकिल दबाए। पैदल चलते लोगों को देख घबरा जाती हैं अब सड़कें। रास्ता काटने से पहले 10 बार सोचती हैं बिल्लियाँ। गाय और कुत्ते भी पहले की तरह नहीं बैठते अब सड़क के बीचों बीच। देखा नहीं आज तक सड़क पर किसी बंदर को घायल अवस्था में। मृत्यु का आभास होते ही पेड़ की खोए में चले जाते हैं वे। क्या साइकिल चलाते और पैदल चलते लोग भी चले जाएंगे ऐसी ही किन्हीं खोहों में? रौंप दी जाएगी क्या साइकिल भी किसी स्मृति वन में? साइकिल में जंग भी नहीं लगी और रास्ते पथरीले हुए बिना खत्म हो गए, फिर भी भोर के सपने की तरह दिखी जाती है सड़क पर साइकिल। चिड़िया की आंख से। मैंने अपनी सारी जड़ें धरती के भीतर खींच ली। मैंने अपनी सारी जड़ें धरती के भीतर से खींच ली और चिड़िया की तरह उड़ने लगी। मैं इस दुनिया को चिड़िया की आंख से देखना चाहती हूँ। कल रात चमकीली सुबह में एक आतंकवादी मेरे सपने में आया। थोड़ा सा गोला बारूद बचा हुआ था उसके पास, जिसे उसने एक कोने में रख दिया। अखबार और टीवी पर बम विस्फोट की हृदय विदारक तस्वीरें थीं। इसके बाद भी उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जो दहशत को जन्म देता। कॉफ़ी का एक लंबा सा घूंट भरते बोला, अम्मी इस्लामाबाद में मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। डरता हूँ कहीं ये अखबार जिसमें मेरी फ़ोटो छपी है AK-47 के संग मेरी अम्मी के हाथ न लग जाए। सपने में आतंकवादी और उसकी माँ इस्लामाबाद में मिले। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या किसी और शहर में क्यों नहीं, देखना चाहती हूँ धरती पर छाई भितरगात चिड़िया की आंख से। बर्फीली तीखी हवा, चारों ओर सरसराहट। धरती की हर एक चीज कानून और व्यवस्था की प्रतीक इमारतें अपनी जगह से सरकने लगीं। कब्रिस्तान की कब्रें अपनी जगह से उठकर घेरने लगीं इमारतों को न्याय की गुहार में। शमशान घाट की राख ने आकाश को एक धूल भरे जुलूस में बदल दिया।
आकाश में बस जाना चाहती थी धरती, चांद तारे आकाश और पक्षी राजी न हुए। समूची धरती हवा में कटी पतंग की तरह बल खाने लगी। ताबड़तोड़ पानी, भारी भरकम बूटों की आवाज़। पुलिस ने आतंकवादी को नहीं, मुझे भी नहीं, मेरे सपने को गिरफ्तार कर लिया। मैं इस दुनिया को चिड़िया की आंख से देखना चाहती हूँ। साकल। कितने दिन हुए किसी रैली जुलूस में शामिल हुए बिना, दिन कितने हुए किसी जुल्म जोर जबरदस्ती के खिलाफ नहीं लगाया कोई नारा, हुए दिन कितने नहीं बैठी धरने पर, किसी सत्याग्रह पदयात्रा में नहीं चली जाने कितने दिनों से, कैंडल लाइट मार्च में तो शामिल नहीं हुई आज तक, तो क्या सब कुछ ठीक हो गया है अब? इन दिनों क्या करना चाहिए? इन दिनों क्या करना चाहिए? ऐसी ही आवाज़ों के बारे में बढ़ चढ़कर लिखना चाहिए, चुप लगाकर घर में बैठे रहना चाहिए, या इतनी जोर से हुंकार भरना चाहिए कि निर्लज्जता से डकार रहे हैं जो दूसरों के हिस्से उठ सके उनके पेट में मरोड़। ये और बात है कि सड़कें इतनी छोटी और दुकानें इतनी फैल गई हैं कि जुलूस भी तब्दील हो जाते हैं भीड़ में। विरोध के बिना जीवन कैसा होगा? घर के दरवाजे पर सांकल होगी लेकिन उसमें खटखटाहट ना होगी। सांकल खटखटाए बिना दरवाजे के पार जाएंगे तो चोर समझ लिए जाएंगे। चांद आधा निकला होगा और कहा जाएगा हमसे, कहो पूरा निकला है चांद। एक कविता है संबोधन, नहीं संबोधन में दूसरी सुनाती हूँ। खोटे सिक्के, छोटी सी कविता है। जल से सत्य, सत्य से ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से देव, तत्पश्चात आरंभ सृष्टि का। सृष्टि के साथ खेल उत्पन्न हुए, खेल अपने साथ हार और जीत लेकर आए। जीतने इतने दांव चले कि खेल के भीतर खेल पैदा होते चले गए। जीत के खेल से भयभीत हार कई बार जन्म भी ना ले पाई, वह अजन्मी ही नेपथ्य में चली गई। हार को कभी किसी ने हार नहीं पहनाया, हार को कभी किसी ने हार नहीं पहनाया। जीत को इतने हार पहनाए गए कि खोटे सिक्के चलन में आ गए। आड़ी फसल। फसलें आड़ी हो गई हैं, वे खड़ी थीं और कटने वाली थीं कि अचानक आई बारिश को झेल नहीं पाईं और उनकी कमर टूट गई। फसलें आड़ी हो गई हैं, वे खड़ी थीं और कटने वाली थीं कि अचानक आई बारिश को झेल नहीं पाईं और उनकी कमर टूट गई। कोई भी ट्रेन की खिड़की से आड़ी फसल की सुंदरता पर रीझना मत। मोबाइल से फोटो खींचते समय फसल पर आड़े ना हो जाना। हर कोई लेना चाहता है जब किसान से उसकी ज़मीन, तो किसान और खेत के साथ सेल्फी लेने की कोशिश ना करना। फोटो खींचने की जगह खेत की आंखों में झांक कर देखो। फसल को चौपट करती हुई बारिश में किसान के संग खुद को गलाकर देखो। आड़ी फसलों पर चमकती बूंदें किसान के आंसू हैं। किसान मन को हल्का करने के लिए नहीं रोता। किसान मन को हल्का करने के लिए नहीं रोता, वो रोता है कि खेतों के लिए क्यों नहीं बनी अब तक कोई छतरी। कविता का शीर्षक है बेखटके। नींद इतनी कम और जलन इतनी ज्यादा कि सड़क किनारे सोते कुत्ते को देख भर जाती हूँ जलन से। इतनी कमियां हैं जीवन में कि पानी के तोड़ को भी देखने लगी हूँ उम्मीद से। अंतिम इच्छा कहें या कहें पहली इच्छा, मैं बेखटके जीना चाहती हूँ। निकलना चाहती हूँ आधी रात को बेखटके। रात 12 का शो देखकर रेलवे स्टेशन पर घूमूं, जेब में हाथ डाले। कभी प्रतीक्षालय में जाऊं तो कभी दूर कोने की खाली बेंच को भर दूं अपनी बेखटक इच्छाओं से। इतनी रात गए सूने प्लेटफॉर्म पर समझ ना ले कोई ऐसी वैसी, मैं ऐसी वैसी ना समझी जाऊं और नुक्कड़ की इकलौती गुमटी पर चाय पीते इत्मीनान से खींच सकूं आधी रात का चित्र।
क्षितिज के भी पार जा सके मेरी आँख, एक दृश्य रचने के लिए मिलें मुझे भी पर्याप्त शब्द और रंग। जरूरत ना हो आधी रात में हाथ में पत्थर लेकर चलने की, आधी रात हो और जीने का पूरा मन हो, कोई मुझे देखे तो देखे एक नागरिक की तरह, कोई मुझे देखे तो देखे एक नागरिक की तरह। ये देह भी क्या तुच्छ चीज है, बिगाड़ कर रख दिए जिसने नागरिक होने के सारे अर्थ। उठती है रीढ़ में एक सर्द लहर, कैलेंडर, होर्डिंग्स, विज्ञापन, आइटम सॉन्ग, पर्दे पर दिखती सुंदर बिकाऊ देह, होर्डिंग्स पर पसरे देह के सौंदर्य से चौंधियाती हैं आंखें। देखती हूँ जितना आंख उठाकर झुकती जाती है उतनी ही रीढ़, फिरती हूँ गली गली रीढ़हीन आत्मा के साथ चमकती देह लिए, जाने कौन कब उसे उघाड़ कर रख दे तिस पर, जमाने को पीठ दिखाते आधी रात में बेखटके घूमकर पानी को आकार देना चाहती हूँ मैं। मित्रों, अब कुछ नई कविताएं सुना रही हूँ जो कि किसी संग्रह में नहीं है, और 4-5 कविताएं। कविता का शीर्षक है आधी जगह। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। हर जगह को आधा खाली रखती हूँ, सिरहाने को भी आधा छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कभी भी नदी को पूरा पार नहीं कर पाती, आधा पार जो छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कमल के पत्ते पर पानी कांपता है, चांद कांपता है जैसे राहु के डर से, बसंत के डर से कांपता है जैसे पतझड़। मैं कांपती हूँ आधे पन से, आधे चांद से, जल से भरे आधे लोटे से, कांपती हूँ तुम्हारे आधे प्यार से। छोटी सी कविता है, इतना अच्छा। कविता का शीर्षक है इतना अच्छा। एक दिन स्वप्न में लोगों ने कहा मुझसे तुम कितनी अच्छी हो। भोर के देखे सपने अक्सर सच होते हैं। जब उन्होंने कहा तुम कितनी अच्छी हो कहते उनके चेहरे मुस्कुराने लगे। मैंने नींद में करवट बदली और शब्दों के पीछे के उनके भावों को पकड़ते सोचा, किसी को भी इतना अच्छा क्यों होना चाहिए कि उसे ऐसे अच्छे लगने के सपने आने लगे। मैं 2 कविताएं और सुना रही हूँ, समय और मुश्किल और इस लोकतंत्र में। ये मेरा समय है जिसमें दर्ज नहीं मेरा होना, मेरा रहना, मेरा कहना। ये मेरा समय है जिसमें दर्ज नहीं मेरा होना, मेरा रहना, मेरा कहना। मैं चुप हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं वैसा नहीं कहती जैसा तुम चाहते हो। चुप तो मुश्किल, कहो तो मुश्किल, जागो तो मुश्किल, सो तो मुश्किल। ये कैसा समय है जिसमें दूध की मुस्कान में भी खोजे जाते हैं अर्थ, जिसमें चुप को कहना और कहने को चुप समझा जाता है। और ये आखिरी कविता, इस लोकतंत्र में। मैं जीना चाहती हूँ लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैं पेड़ को पेड़ कहना चाहती हूँ, उसके हरेपन और नए पत्तों में खिल जाना चाहती हूँ। तुम उसके इतिहास में जाकर कहते हो ये हमारे मूल का नहीं। तुम पेड़ की मूल प्रजाति में विश्वास करते हो, मुझे पेड़ के संग हरियाने से रोकते हो। जिस दिन गिलहरी ने अपना घोंसला बनाया पेड़ में, उस दिन से मेरा मन पेड़ के भीतर रहने लगा। गिलहरी कहीं भी, किसी भी जगह, गांव, देश, प्रदेश में बना सकती है किसी भी पेड़ पर अपना घोंसला। एक गिलहरी दूसरी गिलहरी से कभी नहीं पूछती तुम्हारा पूरा नाम क्या है। मैं नदी सा बहता जीवन जीना चाहती हूँ, तुम हो कि नदी को घाट से पाट देना चाहते हो। वाल्मीकि घाट पर खड़े हो झांकती हूँ नदी में, तुमने नदी को नदी से पाट दिया। किसी एक को राष्ट्रीय बग्घी में सुशोभित करते हो, लेकिन हम सतरंगी सपनों के संग घोड़ी पर भी नहीं बैठ सकते। तुमने हमसे हमारे द्वीप छीने, सारा नमक ले लिया और सबसे ज़्यादा खारेपन की उम्मीद हम ही से करते हो। देश का संविधान कहता है हमें वोट देने का अधिकार है। तुम कहोगे लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। मैं कहती हूँ जब नदी को नदी, पेड़ को पेड़ और अंधेरे को अंधेरा नहीं कह सकते, तो इस लोकतंत्र में किससे कहूँ अपने मन की बात। मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आप सभी का आभार और मुक्ति पथ समूह का
आभार, आप सारे श्रोताओं और दर्शकों का आभार जिन्होंने मेरा इस समय मेरे साथ हैं अभी तक और मेरा कविताएं सुनी। नमस्कार।